नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का आर्ट्स ग्रुप का पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने इसमें कई ऑप्शंस को एलोबरेट किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एजी खान को। एजी खान का मतलब है खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी इनके बारे में बताया है। देखिए, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जब हमारा देश विभाजित नहीं हुआ था तो ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, तो वहाँ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगाई थी। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और इसी कारण भारत सरकार ने सन 1987 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा। देखिए, ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को पूर्ण स्वराज का मसौदा पास किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। एक्चुअली दोस्तों, हुआ क्या था कि बात करते हैं हम पहले 31 दिसंबर 1929 की। देखिए, 31 दिसंबर को हुआ क्या था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, लाहौर में होता 1929 का अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन मतलब कि 31 दिसंबर को एक पूर्ण स्वराज का मसौदा तैयार किया और उसे कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। फिर 26 जनवरी 1930 को इस पूर्ण स्वराज के मसौदे को पास कर लिया गया। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1930 के दिन जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्होंने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली और इस दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत की। और इसी कारण जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश तो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, लेकिन जो हमारे भारतीय नेता थे वो तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो इसी कारण उन्होंने फिर ये सोचा कि ठीक है, हम 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे और उस दिन 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्होंने ये अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जो स्थायी अध्यक्ष बने वो बने थे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 के दिन। वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने एक योजना प्रस्तुत की जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। उसी योजना के तहत भारत में नवंबर 1946 के दिन संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने भारत को 2023 तक मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया? देखिए, मिलेट का मतलब होता है बाजरा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए, समवर्ती सूची होती क्या है, इसे समझने से पहले हम चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों में। देखिए, अनुसूची होती क्या है, मतलब कि आप इसे ऐसे समझिए, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब में कोई टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत शॉर्ट में दिया है, आपको उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना है, तो उस टॉपिक के नीचे से लिखा रहता है कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फलाना फलाना बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो जिस टॉपिक को आप विस्तार से पढ़ने के लिए दूसरी किताब का यूज कर रहे हैं उसे ही अनुसूची कहते हैं। देखिए, संविधान में एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत सारे हमारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, तो उन नियम कानून, उन अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया। ठीक है, जब संविधान लागू हो रहा था तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? तब थी 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में हैं 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये जो 12 अनुसूची हैं, इसमें जो 7वें नंबर की अनुसूची है, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब है कुछ ऐसे विषय जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और कुछ ऐसे विषय जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। और कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं।
और उसे ही कहते हैं हम समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय में हम कानून बना सकते हैं? देखिए, समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान में 52 विषय ऐसे हैं जिसमें हम कानून बना सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। हाँ, कभी अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर केंद्र सरकार के कानून को महत्ता प्रदान की जाती है, ठीक है। अब समवर्ती सूची के हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं। देखिए, जैसे शिक्षा, आपने हाल ही में सुना 2020 में सरकार ने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जारी की। तो वो सरकार ने क्यों, केंद्र सरकार ने जारी क्यों की? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती थी और राज्य सरकार उसमें अपने अनुसार परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है, बिजली समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। इस प्रकार 52 विषय ऐसे हैं जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और अगर हम संघ सूची की बात करें जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, तो उसके अंतर्गत कितने विषय हैं? वर्तमान में उसके अंतर्गत हैं 98 विषय, ठीक है। और कुछ ऐसे विषय जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 62 विषय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, ठीक है। ये सब राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय ... में सम्मिलित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। मैंने अभी आपको इससे पहले विस्तार में बता दिया, ठीक है। निम्न में से भारत की प्रथम स्वदेशी फीचर फिल्म को पहचानिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, राजा हरिश्चंद्र। कब लॉन्च हुई? ये हुई थी 1913 में, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आला मारा, ठीक है। वो थी आला मारा। कब लॉन्च हुई? ये लॉन्च हुई थी 1931 में, ठीक है, 31 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A से। देखिए, जो RTE है ये 2009 से लागू हुआ, ये हम सभी जानते हैं। देखिए, इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। वर्ष 2002 की बात है। वर्ष 2002 में सरकार 86वां संविधान संशोधन लेके आई, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया। देखिए, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है और इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना भी अपने आप में क्या एक मौलिक अधिकार है और ये उनका अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले। और इसी कारण इसे आर्टिकल 21 में उसे जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया, ठीक है। और इसी 21A से संबंधित है RTE, ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र विषय का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये हमारे भारतीय थे। ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन को सन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। देखिए, अमर्त्य सेन की कुछ पुस्तकों की बात करते हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। हाल ही में 2021 में इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, होम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें जो 2009 में लॉन्च हुई थी, एक है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम और दूसरी है द इंडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे अक्षर टी का विस्तृत रूप है। तो इसका विस्तृत रूप है ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मिंग। देखिए, नीति आयोग में जो नीति वर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उसी टी का यहाँ पूर्ण रूप पूछा गया है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो आप उन्हें देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, ठीक है। अभी भी वर्तमान में वही हैं, लेकिन भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ये घोषणा की है कि नीति आयोग के अगले CEO परमेश्वरन अय्यर होंगे, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। अगर आपके पेपर में नीति आयोग के CEO पूछता है, अगर उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा परमेश्वरन अय्यर, तो वो ठीक होगा। अगर परमेश्वरन अय्यर नहीं मिलता तो फिर आप अमिताभ कांत के साथ ही जाएंगे, ओके। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 1975 में, ठीक है। अगर मैं डेट की बात करूं तो 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। देखिए, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं।
इनका उद्देश्य होता है जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों तक वित्तीय सेवाओं को पहुंचाना। इसमें जो हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है ना, वो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। इस नदी पर स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध के ही नज़दीक में जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? तो ये है 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर इसकी पूरी लंबाई है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन रामवी सुतार ने तैयार किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिंगानुपात। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा व अधिकारियों के लिए संदेश पत्थर पर अंकित किए थे? तो ये किए थे अशोक ने। ठीक है, अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, और बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। स्थापना कहाँ की थी? मगध में। ठीक है, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन सी आया है, अजातशत्रु। देखिए जो अजातशत्रु है ये हर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, इसके पिता का जो नाम था वो था बिंबसार, और बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद ये राजा बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया ऑप्शन सी, 2000 में। ठीक है, देखिए अगर हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लॉन्च की थी सन 1976 में। ठीक है, और फिर 2000 में इसे मॉडिफाई करके दोबारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत ही भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की भी स्थापना की गई। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 2000 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा पूर्व में जुड़ी है? तो ये म्यांमार से भी जुड़ी है और बांग्लादेश से भी जुड़ी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, 382। ठीक है, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक संबंधित हैं? तो त्रिपिटक संबंधित हैं ये है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। ठीक है, देखिए जो त्रिपिटक हैं इसके अंतर्गत जो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक हैं, ये तीनों पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए, शूद्रक। ठीक है, देखिए अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन बी, कालिदास। देखिए कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव या अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और अगर हम बात करें बाणभट्ट की तो बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित, जिसमें इसने वर्धन साम्राज्य के जो राजा थे हर्षवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, देखिए इसमें जो अगला ऑप्शन है पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में इनमें से कौन सा नगर नहीं था? तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चेन्नई इसमें नगर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्रवास का कारण क्या है? देखिए प्रवास का कारण प्राकृतिक आपदा भी होता है, निर्धनता भी होता है, सुविधा का अभाव भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील, और दूसरे नंबर में है हमारा भारत। देखिए ब्राज़ील कॉफ़ी का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन प्रक्रिया उपयोगी है क्योंकि यह जल की उपलब्धता बढ़ाती है, भूगर्भीय जल स्तर को कम होने से रोकती है, भूगर्भीय जल की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, मुंबई में। देखिए मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। कब की थी? 1954 में। देखिए जो परमाणु से संबंधित जितने भी रिसर्च आदि होते हैं ना, तो वो सब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो वो है झरिया। झरिया कहाँ स्थित है? झारखंड में, और झारखंड राज्य ही
हमारे देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का राज्य भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा से संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्योंकि ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। ठीक है, और इसमें जो अन्य ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे महादेवी वर्मा से संबंधित हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है यामा, देखिए महादेवी वर्मा को यामा कविता संग्रह के लिए ही सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन बी, थॉमस माल्थस का। ठीक है, और थॉमस माल्थस ने ही जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जोड़ती है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। देखिए पनामा नहर और स्वेज नहर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें मैप से समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और किन किन सागर को जोड़ते हैं। देखिए आप मैप में देख पा रहे हैं ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के पश्चिम में अगर हम चलें तो जो ये भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है मिस्र देश, और मिस्र देश के ही बीच से स्वेज नहर भी जाती है। स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है, एक जोड़ती है भूमध्य सागर को और एक जोड़ती है लाल सागर को। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अगर हम इसमें जूम करके देखें तो आप देख पा रहे हैं कोई जो पतली सी लाइन गई है ना ऊपर को, तो यही स्वेज नहर है। अब आगे से तो भूमि आ गई, लेकिन यहाँ से ऊपर से अगर हम देखें तो हमको पूरा लैंड ही दिखेगा, पूरी भूमि दिखेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा और जूम करें इसे तो आप देखिए जो ये पतली सी लाइन जा रही है, देखिए ये जो लाइन जा रही है ना, यही स्वेज नहर है। ठीक है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को, यहाँ आपको देख पा रहे हैं नाम, और नीचे जोड़ती है लाल सागर को। ठीक है, और अगर हम बात करें पनामा नहर की, और पनामा नहर भी हमारे भारत से पश्चिमी दिशा में स्थित है, तो चलिए पश्चिमी दिशा में चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ऊपर आप देख पा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इन दोनों को जो जोड़ते हैं, तो ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, तो ये इस भाग के बीच में ही स्थित है पनामा नहर। ये पनामा नहर उत्तर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अगर हम इसमें जूम करके दिखाऊं तो आपको जो ये भाग दिखाई दे रहा है, इसे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जो आपको ये पतली सी ये लाइन दिखाई दे रही है ना, तो यही है क्या, पनामा नहर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी जनसंख्या के संदर्भ में एक व्यवस्थित अध्ययन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भी सही है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का, जनसंख्या की संरचना का और जनसंख्या के वितरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास आधारित होता है अवसरों की समानता पर, सुशासन पर, उत्पादकता पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग के अंतर्गत, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों को ये निर्देश दिए कि आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। मतलब आपको भविष्य में ऐसी योजनाओं, ऐसी नीतियों का निर्माण करना है जिससे लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। ठीक है, अगर हम इसमें ऑप्शन ए की बात करें, अनुच्छेद 51 ए की बात करें, तो 51 ए में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ऑप्शन बी, तिब्बत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब की गई? 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है, और इसी कारण 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर प्रणाली का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी नेपच्यून। और अगर हम सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह है बुध, मरकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व के भ्रमण हेतु फर्डिनेंड मैगेलन और उनके साथियों द्वारा किस देश से अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की गई थी? तो ये की थी उन्होंने ऑप्शन सी स्पेन से। देखिए, अगर हम फर्डिनेंड मैगेलन की बात करें तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्री मार्ग से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही लगाया था। और एक किस्सा है, जब ये प्रशांत महासागर से गुजर रहे थे तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि प्रशांत महासागर और सागरों की तुलना में थोड़ा शांत है, इसीलिए उन्होंने प्रशांत महासागर का नाम पैसिफिक रखा। पैसिफिक का मतलब ही पीस होता है, ठीक है। और अब हिंदी में भी देखिए प्रशांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए, एशिया से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है और दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने किस सदी में भारत भ्रमण किया, जिसने उस समय की खिलजी एवं तुगलक शासकों के राज्य विवरण को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14वीं सदी। देखिए, जो इब्न बतूता था इसका जन्म ही 304 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 304 के बाद ही भारत में आया होगा, मतलब कि 14वीं सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेनाली रामकृष्ण किसके दरबार में सुशोभित थे? तो ये थे ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। देखिए, जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। कब की थी? 1336 में। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, रामानुज, ठीक है। देखिए, दर्शन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, दर्शन का अर्थ है एक दृष्टिकोण, एक ऐसा दृष्टिकोण जो चीज़ों को अलग अलग तरह से देखता है, ठीक है, यथार्थ रूप में देखता है, मतलब जो वास्तविक हो इस रूप में देखता है, ठीक है। देखिए, भारतीय दर्शन में द्वैत और अद्वैत नामक दो विचारधाराएं सामने आई हैं। द्वैत का अर्थ होता है मतलब कि परमात्मा अलग है और जीव अलग है, ठीक है, आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं। लेकिन अद्वैत कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही हैं, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, ठीक। तो विशिष्टाद्वैतवाद किसने कहा? रामानुज ने बात करी। अगर मध्वाचार्य की बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ये पेपर में पूछा जाता है। और निम्बकाचार्य की बात करें तो निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद की बात करी, ठीक है। इन्होंने कहा कि द्वैत वाले भी सही बोल रहे हैं, अद्वैत वाले भी सही बोल रहे हैं, मैं दोनों को मानूंगा, ठीक है। तो वो थे निम्बकाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। अगर शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिकंदरा में स्वयं के द्वारा बनाए गए गुंबद में किसे दफनाया गया? तो ये दफनाया गया ऑप्शन डी, अकबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी में रचित हीर रांझा की रचना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन सी, वारिस शाह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे? तो ये थे ऑप्शन सी, पुर्तगाल के, ठीक है। भारत कब पहुंचे? ये पहुंचे थे 1498 में। भारत में सबसे पहले कालीकट में पहुंचे थे, ठीक है, केरल के कालीकट में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन किसके मध्य स्थापित की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन ए, कलकत्ता और आगरा के बीच में, ठीक है। कब स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया था 1853 में, ठीक है। किसने स्थापित किया? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन का भी भारत में शुभारंभ किया, डाक व्यवस्था का भी शुभारंभ किया, रेलवे लाइन का भी शुभारंभ किया, ठीक है। हड़प नीति भी इसने ही चलाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत सारे कार्य लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसको अवध की बेगम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल को, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई तो अवध का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानडे द्वारा। कब की थी? 1870 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के विरोध में। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने वर्ष 2017 से लेकर 2021 के जितने भी आर्ट्स ग्रुप के पेपर हैं हमने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं
और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।